हेलो दोस्तों, मैं नीरज राय पुनः आपको संविधान पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोग संविधान सभा के विषय में गठन और पहली बैठक थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े थे। ठीक है, आगे प्रारूप समिति है, क्रम से आगे हम बढ़ते चलेंगे, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो हमारे कुछ प्रश्नों का आप जवाब भी देंगे। तो 2 प्रश्न आपसे आज हम करेंगे, इसका जवाब आप हमें सही दीजिए, इसके बाद फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे करते हैं कथन कारण वाला AR, इसमें कथन और कारण रहेगा। ठीक है, कथन कारण दोनों सही हो सकते हैं, या तो कथन सही हो सकता है कारण गलत हो सकता है, या कारण सही हो सकता है कथन गलत हो सकता है, या कथन कारण दोनों सही हो सकते हैं और आपस में इनकी व्याख्या भी हो सकती है। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं। चलिए, अब कथन कह रहा है कि क्रिप्स मिशन में कुछ ऐसे प्रावधान थे जो भारतीयों की मांगों के अनुसार थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन में कुछ ऐसे प्रावधान थे जो भारतीयों की मांगों के अनुरूप थे। ठीक है, आर क्रिप्स मिशन के मूल उद्देश्य में निहित था कि किसी प्रकार से भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ हो जाएं। क्रिप्स मिशन के मूल उद्देश्य में निहित था कि किसी प्रकार से भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ हो जाएं। अब ये 2 बातें आ गई। ठीक है, अब इन 2 बातों में क्या दोनों सही हैं या एक सही है, आप 10 सेकेंड के लिए विचार करें। ठीक है दोस्तों, आते हैं प्रश्न के ऊपर। पहली बात कह रहा है कि क्रिप्स मिशन में कुछ ऐसे प्रावधान थे जो भारतीयों की मांगों के अनुसार थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रिप्स मिशन में कहा गया कि एक निर्वाचित संविधान सभा होगी जो भारत के संविधान का निर्माण करेगी, तो ये भारतीय पहले से मांगते आ रहे थे, तो उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जो भारतीयों की मांगों के अनुसार थे। दूसरी बात आर कह रहा है कि इसके मूल उद्देश्य इसमें यह था कि किसी प्रकार से भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के सहयोगी हो जाए। तो चर्चिल इसीलिए इस प्रस्ताव को भेजे थे कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में किसी भी प्रकार से ब्रिटेन के सहयोगी हो जाए। तो कथन कारण दोनों सही है और आपस में व्याख्या भी हो रही है। ठीक है दोस्तों, एक ये हो गया। मान लीजिए इसी को हम चेंज करके दूसरा आपसे बना दे रहे हैं, दूसरा प्रश्न इसी पे कि क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को भारत आया, ये ए हो गया। ठीक है, आर में कर दिया गया कि इसका मूल उद्देश्य यह था कि किसी प्रकार से भारत पाकिस्तान का बंटवारा न हो, टल जाए। अब ये ए आर दूसरा दे दिया गया कि क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया और इसके उद्देश्य में यह निहित था कि किसी प्रकार से भारत पाकिस्तान का बंटवारा न हो। तो दोस्तों इसमें ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। क्रिप्स मिशन में कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि भारत, पाकिस्तान की मांग नहीं थी, ये बात सही है, लेकिन इस उद्देश्य से नहीं आया था कि उसमें भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात ना हो। ठीक है, ये बात समझने का प्रयास करिएगा कि उसमें पाकिस्तान की बात नहीं थी, लेकिन उद्देश्य ये नहीं था कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा ना हो। ठीक, तो ये बातें स्पष्ट हो गई। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। संविधान सभा के विषय में एक प्रश्न आपसे पूछते हैं। ऑप्शन ए, यह पूर्ण रूप से चुनी हुई संस्था थी। पहला, ये पूर्ण रूप से चुनी हुई संस्था थी, एक ऑप्शन। बी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह संविधान सभा के विषय में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह पूर्ण रूप से चुनी हुई संस्था थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। दूसरा ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, नामांकित थी। ऑप्शन डी, आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामांकित। अभी आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ गया। ठीक है, संविधान सभा के लिए 4 ऑप्शन में आपके सामने प्रश्न आया। पहला ऑप्शन दिया कि यह पूर्ण रूप से चुनी हुई संस्था थी। दूसरा ऑप्शन प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा ऑप्शन यह नामांकित थी। चौथा ऑप्शन आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामांकित। अब संविधान सभा के विषय में क्या आप उत्तर लगाएंगे? यह पूर्ण रूप से चुनी संस्था थी, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्रिटिश प्रांतों के साथ देशी रियासत के सदस्य भी शामिल थे जो एक समझौता समिति के माध्यम से आए हुए थे।
प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि निर्वाचन कैसा हुआ था, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है, नामांकित थी तो केवल नामांकित नहीं थी क्योंकि इसमें निर्वाचन भी हुआ था, दोनों बातें थी, तो केवल नामांकित नहीं होगा। ठीक है, आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामांकित, उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामांकित। ठीक है दोस्तों, हम ये अपेक्षा करते हैं कि यह प्रश्न सबसे सही हुआ होगा क्योंकि जब ही सारे विकल्पों को देखेंगे तभी स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा उत्तर क्या होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे हम लोगों को प्रारूप समिति के विषय में पढ़ना था, वहीं पे हम लोग पहुंचे हुए थे, तो वहीं से क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, इसी को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति। ठीक है, इसी को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, इसी को मसौदा, मसौदा समिति भी कहते हैं, इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, कमेटी भी कहते हैं। ये चार नामों से अन्य अन्य एग्जामों में पूछा गया है, जैसे पीसीएस प्री, यूपी पीसीएस प्री में पांडुलेखन समिति के नाम से भी प्रश्न पूछा गया है, प्रारूप समिति के नाम से भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस समिति का नाम प्रारूप समिति भी था, पांडुलेखन समिति भी कह सकते हैं, मसौदा समिति भी कह सकते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कह सकते हैं। पीछे आप क्लास में पढ़े कि बीएन राव, वेनेगल नरसिंह राव ने संविधान का पहला प्रारूप बनाया। उस प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। संविधान का पहला प्रारूप किसने बनाया है यदि प्रश्न पूछा जाए तो बीएन राव हो जाएंगे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष को लेकर के इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों, 7। अध्यक्ष को लेकर के प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा 7। यदि पूछा जाए कि अध्यक्ष को छोड़ करके, तो उत्तर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों, 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है, 29 अगस्त 1947 को। यह डेट याद रखिएगा, यह समिति बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब इसमें अध्यक्ष को लेकर 7 सदस्य हैं, तो 7 सदस्य के नाम बार बार पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प आपके सामने आ जाएगा कि कौन सा सदस्य प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ये 7 के 7 सदस्य आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो अध्यक्ष डॉक्टर, ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, नंबर 1 मेंबर भी कर दे रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के क्या है, अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए नंबर 2 एन गोपाल स्वामी आयंगर। एन गोपाल स्वामी आयंगर 2 सदस्य हो गए, एन गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरे सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये 3 सदस्य हो गए। चौथे सदस्य कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिनको आप के.एम. मुंशी के नाम से जानते हैं, के.एम. मुंशी के नाम से जानते हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिन्हें आप के.एम. मुंशी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे एन माधवराव, एन माधवराव। ठीक है, किसके स्थान पर, बीएल मित्र के स्थान पर, बीएल मित्र के स्थान पर, अभी आपको समझाएंगे। ठीक है, एन माधवराव। छठे सदस्य टी कृष्णा माचारी।
टीटी कृष्णामाचारी, ठीक है, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद, ठीक है। अंतिम जो सदस्य हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। बहुत आसान है, कोई कठिनाई नहीं है, अभी हम समझते हैं, बिल्कुल अभी याद हो जाएगा हम लोगों को। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अध्यक्ष को लेकर इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिन्हें के एम मुंशी के नाम से जानते हैं, एन माधवराव, टीटी कृष्णामाचारी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये सदस्य प्रारूप समिति के थे। लेकिन बीच में ये थोड़ा परिवर्तन हुआ है, इसको आप जान लें। पूछा गया प्रश्न है कि टीटी कृष्णामाचारी किसकी मृत्यु के बाद प्रारूप समिति के सदस्य बने हैं? तो डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, उन्हीं के बाद टीटी कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। तो पूछा जाए कि किस सदस्य की मृत्यु हुई है, तो डीपी खेतान की। इनकी मृत्यु हुई है डीपी खेतान की। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने हैं, ठीक है। बीएल मित्र ने बीच में छोड़ दिया, तो जब ये हट गए स्वतः, तो इनके स्थान पर एन माधवराव हुए, ठीक है। चूंकि प्रारूप समिति के यही 7 सदस्य रहेंगे, लेकिन ये बीच में जो 2 परिवर्तन हुआ है, इसको आप ख्याल रखेंगे। ये 2 परिवर्तन को, एक परिवर्तन पे प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसकी मृत्यु पर टीटी कृष्णामाचारी नियुक्त हुए थे, तो उत्तर डीपी खेतान। और कभी आपसे पूछा जा सकता है कि एन माधवराव किसके स्थान पर आए थे, तो बीएल मित्र के स्थान पर। किसके स्थान पर? बीएल मित्र के। ये 2 एक अलग चीज है, इससे आप ख्याल में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब ये हमको 7 नाम कैसे तैयार हो जाए, अब इस पे विचार करते हैं। एक फार्मूला है दोस्तों पढ़ने का संबंध, जो एक क्लास में मैं 20 मिनट का क्लास लूंगा और इसके विषय में आपको बताऊंगा। अगर ये थोड़ा सा इसको आप अप्लाई करेंगे तो पूरा विषय पानी की तरह जल्दी से याद हो जाता है, बहुत जल्दी, ठीक है। थोड़ा सा इस पे करके देखते हैं, फिर अगले क्लास में इसको आपको बताएंगे कि संबंधों से कैसे विषय हमको जल्दी तैयार हो जाता है, चाहे कोई भी विषय क्यों ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कई बार इसको पढ़े होंगे, ये 7 सदस्य, और बार बार दिमाग से उतर गया होगा। हम इसमें ढूंढते हैं कि क्या कोई ऐसा संबंध है कि हमको एक बार में याद हो जाए, कोई ऐसा संबंध इसमें हम बना सकते हैं क्या? तो डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष हैं, ये हमको पहले से ही याद है, चूंकि ये नाम भूलने वाला है ही नहीं। संविधान के साथ इनका ऐसा नाम जुटा हुआ है कि ये सबको पता है। तो डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष हैं, ये तो हमको याद है। ये 6 मेंबर के विषय में सोचना है, ठीक है। तो अब यहां से चलते हैं। अब चाहे कोई किसी धर्म से संबंधित है, जो आइडियल पर्सनालिटी होती है उसको सब लोग जानते हैं, चाहे वो जिस धर्म से संबंधित हो। तो कृष्ण के विषय में कौन नहीं जानता है? तो मान लीजिए कि यहां पे गोपाल नाम आ गया, यहां पे कृष्ण नाम आ गया, यहां पे कन्हैया नाम आ गया, यहां पे माधव नाम आ गया, यहां पे कृष्ण नाम आ गया। ये 5 नाम जो है कृष्ण के नाम पर है। गोपाल भी उनका नाम है, कृष्ण भी उनका नाम है, कन्हैया भी उनको कहा जाता है, माधव भी कहा जाता है और कृष्णा भी कहा जाता है, ठीक है। तो 5 नाम तो कृष्ण के नाम पर ही हैं, तो एक ही बार में याद हो जाएंगे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी, एन माधवराव, टीटी कृष्णामाचारी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। एक नाम पे हम विशेष ध्यान देंगे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और 5 नामों में एक संबंध हमको नजर आ रहा है, और वो संबंध पे हम 2 बार बैठ करके 2-3 मिनट दिमाग में ख्याल करें, ये 5 नाम याद आ जाएंगे। गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, माधव, कृष्णा। तो थोड़ा सा प्रयास करिएगा और देखिएगा, ये कमाल करेगा, आपको एक बार में याद हो जाएगा। एन गोपाल स्वामी, एक में गोपाल है, एक में कृष्ण है, एक में कन्हैया है, एक में माधव है, एक में कृष्णा है, ठीक है। और इसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो ये 7 नाम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे चलते हैं। प्रारूप समिति का जो गठन है दोस्तों, वो 29 अगस्त 1947 को किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की। इसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? प्रारूप समिति की फरवरी 1948 में। फरवरी 1948 में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई, ठीक है। अब थोड़ी सी बात इसके विषय में जान लेते हैं।
डॉक्टर अंबेडकर का एक कथन है इसी प्रारूप समिति पे, जब प्रारूप बना करके संविधान, अच्छा पूछा जाए यदि आपसे कि संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रारूप किसने रखा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह प्रश्न याद रखिएगा कि संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया है, तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब थोड़ी सी बात जानने का प्रयास करते हैं इसके विषय में कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या टिप्पणी किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो यह प्रारूप समिति है यह कोई मौलिक प्रलेख नहीं तैयार कर रही है, बल्कि तत्कालीन परिस्थितियों में जो व्यवहारिक प्रलेख है उसी को प्रारूप समिति ने तैयार किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कह दिया यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कि प्रारूप समिति ने संविधान का कोई मौलिक प्रलेख नहीं तैयार किया है, बल्कि तत्कालीन परिस्थितियों में जो सबसे व्यवहारिक प्रलेख है उसी को प्रारूप समिति ने तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। अंबेडकर जी ने कहा कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि किसने कहा है कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, तो यह अंबेडकर जी का कथन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। इन्हें संविधान का पिता भी कहा गया है, संविधान का शिल्पकार भी कहा गया है और आधुनिक मनु भी कहा गया है। ठीक है, संविधान का पिता भी डॉक्टर अंबेडकर को कहा गया है, शिल्पकार भी कहा गया है और आधुनिक मनु भी कहा गया है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि प्राचीन विधिवेत्ता कौन था, तो आपका उत्तर होना चाहिए मनु, और पूछा जाए कि आधुनिक विधिवेत्ता कौन है, तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है कि प्राचीन विधिवेत्ता कौन है, तो उत्तर हो जाएगा मनु। ठीक है, और आधुनिक विधिवेत्ता कौन है, तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए इनको आधुनिक मनु भी कहा गया है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब प्रारूप समिति ने अपने प्रारूप को संविधान के सामने प्रस्तुत किया, तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान में कोई भी प्रस्ताव कितने वाचन के बाद पारित होता है। पहले क्लास में बताया हूं, कोई भी प्रस्ताव 3 वाचन पे पारित होता है। ठीक है, 3 वाचन पे पारित होता है। तो इस प्रारूप भी जब पारित होगा तो उस पर कितना वाचन होगा, 3 वाचन होगा। तो संविधान के प्रारूप पर कितना वाचन हुआ है, 3 वाचन हुआ है। अरे हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है संविधान में, जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, और इसमें कोई भी जो अधिनियम आता है या प्रस्ताव आता है कितने वाचन के बाद पारित होता है, 3 वाचन के बाद। तो प्रारूप समिति पर कितने वाचन हुए संविधान सभा में, 3 वाचन हुए हैं। ठीक है, पहला वाचन जो हुआ है वो 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक ये पहला वाचन हुआ है। प्रारूप पर पहला वाचन जो हुआ है संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। जो दूसरा वाचन हुआ है, सेकेंड वाचन हुआ है, वो 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949, 17 अक्टूबर 1949, ये दूसरा वाचन हो गया। ठीक है, तीसरा वाचन जो है, थर्ड जो वाचन है, वो 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है दोस्तों, ये संविधान पर 3 वाचन हुए हैं हमारे। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो चूंकि ये प्रस्ताव पारित होने का एक विधान ही है हमारे संविधान में, तो 3 वाचन तो ये आपको पता ही पता है। लेकिन ये जान लीजिएगा कि पहला वाचन यहां से यहां तक, दूसरा यहां से यहां तक, और सबसे जो अंतिम वाचन ये यहीं पे पास होता है कोई भी चीज। आपको पीछे में बताया हूं कि तीसरे वाचन में कोई भी चीज पास होती है। तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। छब्बीस नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 अंतिम वाचन यहां तक पहुंचा और इसी दिन संविधान को पारित कर दिया गया। अब ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है।
भारतीय संविधान के इतिहास में यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ही हमारे संविधान को अंगीकृत ठीक है, अधिनियमित आत्मार्पित किया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ही हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ये केवल इतने ही शब्द हैं, लेकिन इस पे प्रश्न कितना पूछा गया है? पूछा गया है कि संविधान को स्वीकार कब किया गया है, स्वीकार, अपनाया कब गया है, ठीक है, अंतिम रूप कब प्रदान किया गया, अंतिम रूप कब प्रदान किया गया, ठीक है, पारित कब किया गया, ये पूछा गया है। ठीक है, पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, विभिन्न परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार से। तो ये तो सबको पता है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जो लड़के कंपटीशन में तैयारी करते हैं, जब कहा गया कि कब संविधान को अपनाया गया है, तो बहुतों ने इसको 26 जनवरी 1950 उत्तर मार दिया। 26 जनवरी 1950। अरे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया है। यहां कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया। तो अंगीकृत, आत्मार्पित का मतलब ही हो जाता है स्वीकार करना और अपनाना। तो अगर पूछे कि हमारे संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तब भी यही डेट होगी। अधिनियमित किया गया तब भी 26 नवंबर 1949, आत्मार्पित किया गया तब भी यही डेट होगी, स्वीकार किया गया तब भी यही डेट, अपनाया गया तब भी यही डेट होगी, अंतिम रूप कब प्रदान किया गया तब भी 26 नवंबर 1949 होगी, पारित कब किया गया 26 नवंबर 1949, और पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसी पे अब जब 26 नवंबर की तिथि इतनी महत्वपूर्ण हो गई, इसलिए इसको किस रूप में मनाते हैं? विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में, विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात क्लियर हो गई? क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान पारित होता है, अधिनियमित होता है, आत्मार्पित होता है, अंगीकृत होता है, स्वीकार किया जाता है, अपनाया जाता है। इसलिए इस दिन 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई 26 नवंबर 1949 को। अब एक प्रश्न ये पूछता है, किस हमारे संविधान को अंगीकृत किसने किया या अपनाया किसने? ये प्रश्न आता है कि हमारे संविधान को अंगीकृत किसने किया, अपनाया किसने? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय जनता के माध्यम से संविधान सभा ने। हालांकि ये 3 बार प्रश्न पूछा गया है लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, और तीनों बार उत्तर ये हो जाएगा कि संविधान सभा के द्वारा। ठीक, लेकिन सबसे इसका अच्छा उत्तर क्या होगा? भारतीय जनता के माध्यम से संविधान सभा। ठीक है, ये सबसे अच्छा उत्तर होगा, नहीं तो संविधान सभा तो हो ही जाएगा। क्योंकि इसकी उद्देशिका को देखें, जो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के 26 नवंबर 1949 को आज अपनी इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अपनी इस संविधान सभा में लास्ट वाला देखिए, और ऊपर सबसे क्या कहा गया? हम भारत के लोग। ठीक है, तो भारत की जनता के द्वारा संविधान सभा के माध्यम से इसे अपनाया गया। ठीक है, क्योंकि पारित कहां हो रहा है? संविधान सभा में। और ऊपर कहां कहा गया? अरे कौन भारत को संप्रभु बना रहा है? भारत की जनता, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। ये बना कौन रहा है? भारत के लोग। ठीक है, लेकिन यहां ख्याल रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 जब ये पारित हो रहा है और 26 जनवरी 1950 जब यह लागू हो रहा है, तब भी हमारी प्रस्तावना या उद्देशिका या आमुख में 3 शब्द नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो अगर पूछे कि 26 जनवरी 1950 को हमारी उद्देशिका क्या थी, तो इसमें से 3 शब्द गायब हो जाएंगे,
पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 1976 में शामिल हुए हैं। ठीक है दोस्तों, वो तो हम उद्देशिका में आगे पढ़ेंगे। तो ये बात हो गई कि संविधान को अपनाया या स्वीकार किसने किया है? संविधान सभा ने। और यदि भारतीय जनता के माध्यम से है तो उत्तर और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छब्बीस नवंबर 1949 को ही 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। कौन कौन से? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 379, 380, 388, 391, 392, 393। ये 15 अनुच्छेद जो हैं वो 26 नवंबर 1949 से ही प्रभावी हो गए। ये 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से ही प्रभावी हो गए, जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया है, अपनाया गया है, उसी दिन से। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 389, 380, 388, 391, 392, 393। ठीक है, हालांकि इसके साथ प्लस एक और हो जाएगा 394 अनुच्छेद, तो ये 16 हो जाएंगे। ये भी मान्य होगा इसके साथ। कारण क्या है कि 394 अनुच्छेद के तहत ही ये लागू किए गए हैं। किसके तहत? 394 के तहत। 394 अनुच्छेद में कहा गया कि 26 नवंबर 1949 से ही ये 15 अनुच्छेद प्रभावी हो जाएंगे और शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से प्रवृत्त होंगे। ठीक है, तो ये किस में कहा गया? 394 में। तो ये 26 नवंबर 1949 की बात हो गई दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो 24 जनवरी 1950 को होती है। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो 24 जनवरी 1950 को होती है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज पहले जान लीजिएगा, यहां दोनों चीजें। ये अंतिम बैठक है 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया जाता है 24 जनवरी 1950 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के माध्यम से भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन संविधान सभा को अंतरिम संसद में बदल दिया जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के माध्यम से भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब संविधान सभा में कुल कितने बैठकें हुई हैं, कितने अधिवेशन हुए हैं? तो कुल 11 अधिवेशन हुए हैं। कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? 11 अधिवेशन हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक प्रश्न है जिसमें 11 ऑप्शन में है ही नहीं। पूछा गया है कि संविधान सभा का कुल कितना अधिवेशन हुआ है, तो उसमें 11 ऑप्शन में है ही नहीं। तो 11 ऑप्शन नहीं, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। अगर इस बैठक को शामिल कर लिया जाए तो कुल बैठक कितनी हो जाती है? 12। उसमें उत्तर आयोग ने 12 माना हुआ है। ठीक है, क्यों? अब देखिए, इसको शामिल क्यों किताबों में नहीं किया गया? जैसे लक्ष्मीकांत को पढ़ें या श्री डी बसु जी को पढ़ें, किसी को भी पढ़ें, तो 11 बैठक मानी जाती है, 12 बैठक नहीं मानी जाती है। ठीक है, कारण क्या है कि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान पारित हो गया, बनकर तैयार हो गया, और जो 299 सदस्य थे विभाजन के बाद, इसमें से 284 सदस्य उपस्थित थे अध्यक्ष को लेकर के, और इन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान पर सिग्नेचर कर दिया। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान क्या हो गया? पारित हो गया, बनकर तैयार हो गया। तो इसके लिए 11 बैठक मान ली गई। लेकिन चूंकि अभी संविधान सभा तो जीवित है ना, तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को है। तो अगर टोटल बैठक पूछी जाए, कुल बैठक, तो कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को यह अंतरिम संसद में बदलती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के माध्यम से भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। कितने सदस्यों में से? 299 सदस्यों में से। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान की मूल प्रति को हाथ से किसने लिखा है? ठीक है, संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण राय जादा
इन्होंने ही अपने हाथ से लिखा है। संविधान की जो मूल प्रति है उसको अपने हाथ से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान को अपने हाथ से किसने लिखा है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखा है। ठीक है, अब आगे आते हैं। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान को बनने में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है संविधान को बनने में। ठीक है, 60 देशों के संविधान पर विचार किया गया। 60 देशों के संविधान पर संविधान सभा ने विचार किया। कितने देशों के संविधान पर? 60 देशों के। कितना रुपया इस पे खर्च हुआ? ठीक है, 63,96,729 रुपए इस पे खर्च हुए हैं। 63,96,729 रुपए इस पे खर्च हुए हैं। ठीक है, कितने रुपए खर्च हुए दोस्तों? 63,96,729 रुपए खर्च हुए हैं। एक राउंड फिगर में मान लेते हैं 64 लाख रुपए। कितने? 64 लाख रुपए इसके बनने में खर्च हुए हैं। संविधान को बनने में 64 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है, और संविधान सभा ने अनेक काम किए हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। तो ये प्रतीक में हम लोग पढ़ेंगे, आगे क्लियर हो जाएगा। संविधान सभा, इसको पहले इतना देख लेते हैं, फिर राष्ट्रीय प्रतीक में वो चीजें आ जाएंगी, वो आपको हम समझा देंगे। ठीक है, पहले मूल विषय पे हम रहे कि कहां पे हम लोग चल रहे हैं। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 60 देशों के संविधान पर संविधान सभा ने विचार विमर्श किया और 64 लाख रुपए के लगभग इसमें खर्च हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, हमारी संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से काम किया है। दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया है, तो संविधान सभा कैसी निकाय थी? संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी जिसने अनेक समितियों के माध्यम से काम किया है। यह प्रश्न हमेशा ख्याल रखिएगा कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी और इसने अनेक समितियों के माध्यम से काम किया, जिसमें 8 जो बड़ी समितियां हैं बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पहले जान लेते हैं। ठीक है, 8 जो बड़ी समितियां हैं उसको पहले जान लेते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। प्रारूप समिति एक हो गई। ठीक है, पहले 8 बड़ी समितियों को भी तैयार करते हैं, इसके बाद छोटी समितियों के विषय में जानते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर जितनी समितियां एक सदस्य के हाथ में, उनको एक जगह कर देंगे तो याद होने में आसानी होगी। ठीक है, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। ठीक है, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। ठीक है, राज्यों की समिति। ये तीनों समितियों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्यों की समिति, ये 3 समिति थी बड़ी में। एक तो समिति हो गई है, 4 समिति हम लोग पूरा कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहां से ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो इन 3 समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब आगे बढ़ते हैं, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, मूल अधिकार, मूल अधिकार अल्पसंख्यक, मूल अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श समिति, मूल अधिकार मूल अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श समिति और प्रांतीय संविधान समिति। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श समिति और प्रांतीय संविधान समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ये 3 समितियां, जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों की समिति, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हैं। प्रांतीय संविधान समिति
और मूल अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष हैं, और प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 4, एक 5, एक 6 समिति हो गई। ठीक है, अब चलते हैं 7वीं समिति, प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति। 8वां संचालन समिति, संचालन समिति, संचालन समिति। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये 8 बड़ी समितियां थी। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? एक बार फिर चलते हैं, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार हमारी मेमोरी में अस्थायी होगा, हमारे लिए आराम होगा याद करना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्यों की जो समिति, राज्यों के लिए जो समझौता समिति थी, राज्यों के लिए, रियासतों के लिए नहीं, वो आगे चर्चा करेंगे। राज्यों के लिए जो समझौता समिति थी, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 3 समितियों के अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब ये 8 के सिवा राजेंद्र प्रसाद के जो अन्य विभाग इनके हाथ में थे उसको यहीं कर लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, रियासतों, रियासतों से समझौता, समझौता समिति, तो इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति, तदर्थ समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 4 समितियों के अध्यक्ष थे। यहां पे जो महत्वपूर्ण 4 हैं उसमें आपको बता दे रहे हैं। प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और रियासतों से समझौता, राज्यों से जो समझौता समिति थी नेहरू अध्यक्ष थे, और रियासतों से जो समझौता समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, और राष्ट्र ध्वज के लिए जो तदर्थ समिति बनी थी इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहीं कहीं आप किताबों में पढ़ लेते होंगे कि जो राष्ट्र ध्वज के लिए समिति बनी थी उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, जो गलत है। संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के लिए जो समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो राष्ट्र ध्वज के लिए जो समिति है उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब एक फर्क यहां देख लीजिएगा, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, लेकिन एक छोटी समिति थी कार्य संचालन, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ दिया जाए कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे तो के.एम. मुंशी थे, और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसीलिए कहा गया कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी और इसने अनेक समितियों के माध्यम से काम किया है। थोड़ी सी चीज और जान लेते हैं आगे दोस्तों। जो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श सुझाव समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसके ऊपर 2 उप समितियां बनी थी। ठीक है, देख लेते हैं। मूल अधिकार उप समिति, उप समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी थे। ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे, एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, फिर से एक बार सुनिएगा। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन इस पे 2 उप समितियां बनी थी। मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी साहब थे, और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं फिर आगे। हमारे संविधान को दोस्तों 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि हमारा देश कब एक स्वतंत्र संप्रभु बनता है, ठीक है, यह प्रश्न पूछा भी गया है कि भारत
कब एक संप्रभु गणराज्य बना, तो उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू होता है। और संविधान की जो एक उद्देशिका है कि हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को वो एक गणराज्य तो बनाने की बात होती है, तो ये लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि भारत एक संप्रभु गणराज्य किस दिन को बना है, तो 26 जनवरी 1950। इसीलिए प्रत्येक 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ है और इसी दिन हम संप्रभु गणराज्य बने हैं, इसलिए इसको गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। लेकिन 26 जनवरी को ही क्यों हमारा संविधान लागू किया गया? क्या अन्य कोई तिथि नहीं थी? ठीक है, तो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी पहले भी होगी कि दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और इस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित कर दिया और इसके लिए प्रस्ताव पारित किया। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस ने किस अधिवेशन में घोषित किया है, तो लाहौर अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसी अधिवेशन में 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर 12 बजे रात को तिरंगा झंडा फहराया गया, ठीक है। तो इसी अधिवेशन में एक निर्णय किया गया दोस्तों कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो स्वतंत्रता से पहले प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। यह कब निर्णय किया गया? लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ है उसमें, कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन चूंकि हमारा देश 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ, इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन यह तिथि हमारे लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते थे? 26 जनवरी को, ठीक है। इसलिए हमारे संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। यह प्रश्न पूछा भी गया है कि संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, तो आप उत्तर वही लाहौर अधिवेशन को लगाएंगे, कांग्रेस का, ठीक है दोस्तों। तो यदि हमारा क्लास आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।